नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में ही छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ कर लिया है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा कलचुरी वंश है और जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में देख लिया है जब कलचुरी साम्राज्य का जो है परिचय, जिसके अंतर्गत हमने माहिष्मती के कलचुरी से लेकर रतनपुर के कलचुरी तक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा। रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी शासकों द्वारा जो महत्वपूर्ण विजय अभियान, स्थापत्य है, सिक्के हैं, उपाधियां हैं, वो सभी का सामान्य परिचय के रूप में देख लिया है। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश में जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों के संबंध में जो भी तथ्य हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है उन सभी तथ्य को हम देखेंगे। तो देखिए, ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें जो है रतनपुर के सभी कलचुरी शासक को पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ा स्पीड में पढ़ते जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी जो सामान्य परिचय दिए हैं देखे हैं उसमें भी याद किए हैं। ठीक, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शासक हैं कलिंगराज। तो देखिए, कलिंगराज का शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक का है। तो हम इसे याद भी रखे थे, शासनकाल को याद किए हैं हम पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख सकते हैं कैसे आपको याद रखना है, मैं आपको बता दिया था। तो 1000 से 1020 ईस्वी तक के इसके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक के रूप में जाते हैं कलिंगराज। इन्होंने राजधानी तुम्माड़ को बनाया, इसलिए कलचुरियों के प्रथम और आरंभिक राजधानी तुम्माड़ को माना जाता है। इनका उल्लेख जो है अलबरूनी ने अपनी किताब तहकीक ए हिंद में किया है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत का भी मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, उसमें मुस्लिम आक्रमण के समय अलबरूनी आते हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है पुस्तक तहकीक ए हिंद, उसमें भी कलिंगराज का उल्लेख मिलता है। इनके संबंध में अन्य जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस वंश के शासक हैं पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र और जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख, इन दोनों में कलिंगराज का वर्णन मिलता है। देखिए, रतनपुर शिलालेख में इनके संबंध में क्या लिखा गया है। इस शिलालेख में कलिंगराज के संबंध में उल्लेखित है कि वह अर्थात कलिंगराज शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों से बहते हुए जल के पुष्ट हुए प्रताप का वृक्ष है। तो यह लिखा गया है कलिंगराज के संबंध में, अर्थात शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों से शत्रुओं को पराजित करके खुद एक नए राज्य की स्थापना करने वाले शासक के रूप में पुष्ट हुए हैं, इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। तो ये वर्ड जो है, ये कथन कलिंगराज के लिए रतनपुर शिलालेख में लिखा गया है। इनके द्वारा महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण चैतुरगढ़ में कराया गया था, महिषासुर मर्दनी मंदिर का। इतना आपको कलिंगराज के संबंध में याद रखना है। उसके बाद दूसरे शासक कौन है? कमलराज। तो कमलराज का शासनकाल क्या रहेगा? 1020 से 1045 ईस्वी तक। तो इनका 25 वर्ष रहेगा, कलिंगराज का 20 वर्ष, इनका 25 वर्ष। तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेयदेव के समकालीन थे ये। देखिए, गांगेयदेव त्रिपुरी के शासक थे, कमलराज के समकालीन। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कमलराज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेयदेव को उत्कल अर्थात उड़ीसा अभियान के समय सैन्य सहायता पहुंचाया था। तो गांगेयदेव जो है उत्कल विजय अभियान के लिए निकलते हैं, उसमें सैन्य सहायता प्रदान करते हैं कमलराज। कमलराज ने उत्कल के राजा को पराजित कर उससे प्राप्त धन गांगेयदेव को सौंप दिया। तो उत्कल के राजा को पराजित करके गांगेयदेव को धन को सौंप देते हैं। उत्कल अभियान से वापस आते समय कमलराज ने साहिल नामक एक वीर पुरुष को साथ लाया था, इनका नाम पहले भी देखे हैं। फिर इनके 3 पुत्र होते हैं जो रत्नदेव प्रथम के लिए साम्राज्य विस्तार में मदद करेंगे। साहिल तथा उसके वंशजों ने अपने स्वामी शासकों को साम्राज्य विस्तार में सहायता पहुंचाई। इनके सहयोगियों से कलचुरी शासक अनेक राज्य विजित किए हैं। तो इन सबके सहयोग से ही कलचुरियों का बहुत लंबा विस्तार हुआ है। ठीक, तो ये हो गए दूसरे शासक कमलराज। इनका कार्यकाल याद रखेंगे 1020 से 1045, 25 वर्ष का। इनके संबंध में यही याद रखना है कि इनके समकालीन गांगेयदेव थे, उनके उत्कल अभियान में इन्होंने सहायता किया है और साहिल नामक योद्धा जो है इनके साथ आए थे वापस लौटते समय। ठीक, अब अगला देखिए रत्नदेव प्रथम। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं इस वंश के। रत्नदेव प्रथम का शासनकाल देखें तो 1045 से 65 तक के। तो 1045 से 65 अर्थात इनका भी कार्यकाल 20 वर्षों का देखा जाता है। इनकी जानकारी मिलता है जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में। कमलराज के पुत्र का नाम रत्नराज बताया गया है। तो देखिए, इनका जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख से। इनके विवाह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होता है कि कोमोमंडल अधिपति वजुवर्मन की कन्या नौनल्ला देवी से इनका विवाह हुआ था। साथ ही वजुवर्मन की कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण उनका क्षेत्र अर्थात पिंडरा क्षेत्र जो है इन्हें प्राप्त हो जाता है। तो वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य विस्तार करने वाले शासक रत्नदेव प्रथम हैं।
अब इनके संबंध में राजधानी को याद करना है तो माड़ में शासन करने वाले अंतिम शासक माने जाते हैं। तो माड़ में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक है, क्योंकि इनके द्वारा जो है 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर बसाया गया और नतरपुर को जो है राजधानी बनाया गया। तो देखिए तुम्माड़ में कौन शासन किए हैं। पहले कलिंग द्वारा तुम्माड़ को राजधानी बनाया गया था। उसके पुत्र कमल राज और रत्नदेव जो है 1050 तक के शासन करते हैं यहाँ। उसके पश्चात रतनपुर नगर की स्थापना 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम द्वारा कराया जाता है। उसके बाद तुम्माड़ से राजधानी को परिवर्तित करके रतनपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। रतनपुर में इन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण करवाया, जिसमें रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में विकसित किया है। तो देखिए रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में विकसित करने का श्रेय भी रत्नदेव प्रथम को जाता है। लगभग 250 से अधिक तालाबों को खुदवाए थे रतनपुर में। तालाबों के निर्माण से रतनपुर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया तथा इसका यश चारों ओर फैल गया, जिसे रतनपुर को कुबेरपुर की संख्या दी गई थी। तो देखिए तालाब क्यों खुदवाया जाता है। सिंचाई व्यवस्था के लिए पहले तालाब खुदा जाता है। जैसे अभी नहर का निर्माण किया जाता है डैम का, तो सिंचाई व्यवस्था के लिए उसी प्रकार पहले जो है तालाब खुदवाया जाता था। तालाब के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रहा है तो वहां के किसानों को जो है फसल अच्छे से होगा, और फसल हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहां की समृद्धि बढ़ेगा। इस कारण उस समय जो है इनके समय रत्नदेव प्रथम के समय जो है रतनपुर को कुबेरपुर की संख्या देने लग गया, ठीक, क्योंकि यह जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। चलिए आगे देखिए, इनके द्वारा मंदिर के निर्माण कराए गए हैं। तो सबसे प्रसिद्ध है महामाया मंदिर रतनपुर। तो रतनपुर का महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में रत्नदेव प्रथम द्वारा। दूसरा महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़, रत्नेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़, बंकेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़, ठीक। तो ये जो महिषासुर मर्दनी ये वाला जो है तुम्माड़ भी देखा जाता है, कई पुस्तकों में आपको ये तुम्माड़ मिलेगा। महिषासुर मंदिर रतनपुर, महिषासुर मंदिर तुम्माड़, रत्नेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़ और बंकेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़, इन सभी का स्थापना जो है रत्नदेव प्रथम द्वारा कराया गया है। और रतनपुर किला का निर्माण भी रत्नदेव प्रथम ने करवाया है। रतनपुर किला, इसे गज किला के नाम से भी जानते हैं। इनमें 4 द्वार है। एक पहला सिंह द्वार, दूसरा गणेश द्वार, तीसरा भैरव द्वार और चौथा सिमर द्वार। इससे पहले क्या और कौन सा किला देखे थे हम, चैतुरगढ़ का किला देखे थे, उसमें 3 द्वार थे, ठीक। तो इसमें 4 द्वार है, सिंह द्वार, गणेश द्वार, भैरव द्वार और सिमर द्वार। इस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जो स्वयं को सिर काट रहा है। अपना सिर को काट के शिव जी को अर्पित करता हुआ रावण की मूर्ति दिखाई देगा गज किला में। अब इनके द्वारा साम्राज्य की विस्तार 2 तरीकों से किया गया था। पहला हम बताए हैं कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा। तो कोमोमंडल अर्थात पेंड्रा क्षेत्र के वजुवर्मन की कन्या नोनल्ला से इनका विवाह हुआ था। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र जो है रत्नदेव को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है साहिल के पुत्रों के सहयोग से। साहिल के 3 पुत्र थे, भागिल, देसल और स्वामीन। इनके सहायता से जो है रत्नदेव प्रथम ने अपने साम्राज्य के विस्तार भटविल तथा बिहरा नामक क्षेत्र तक के किया है। अब इनके विजय अभियान देखें तो कलिंग अभियान, इनके द्वारा कलिंग अभियान चलाया गया। इन्होंने 1055 ईस्वी में कलिंग के सोमवंशी शासक, इनके समकालीन कौन थे, भवगुप्त चतुर्थ, उद्घोष केसरी। तो उद्घोष केसरी कलिंग के सोमवंशी शासकों के शासक थे। उनको पराजित करके कलिंग क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था रत्नदेव प्रथम द्वारा। रत्नदेव के अन्य नाम, रतनपुर के अन्य क्या क्या नाम होते हैं उसे दिया गया है यहाँ चार्ट में। तो देखिए रतनपुर को सतयुग में मणिपुर कहा गया, त्रेता युग में माणिकपुर या माणिकपुर कहा गया है, मणिकपुर या माणिकपुर। वही द्वापर युग में हीरापुर कहा गया है, महाभारत में काल में मणिपुर, कलचुरी काल में कुबेरपुर और रत्नपुर के नाम से। अन्य नाम में चतुर्युगीपुर, क्योंकि चारों युगों में रतनपुर का नाम मिलता है इसलिए चतुर्युगीपुर कहा जाता है। वर्तमान में इसे रतनपुर के नाम से जाना जाता है। तो सभी को याद रखेंगे, सत्ययुग में मणिपुर और महाभारत काल में मणिपुर, दोनों में क्या है, मणिपुर। त्रेता युग में माणिकपुर या मणिकपुर, द्वापर युग में हीरा, द्वार पर हीरा रखा हुआ है। कलचुरी में अभी देखें कुबेरपुर की संख्या, क्योंकि इस समय जो है तालाब खुदवा के उससे धन धान्य बढ़ गए तो कुबेरपुर के और रत्नपुर की संख्या। इसे चारों युग में नाम होने के कारण चतुर्युगीपुर कहा जाता है, वर्तमान में रतनपुर। तो रतनपुर के इन सभी नामों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम। अब पृथ्वीदेव प्रथम यह रत्नदेव प्रथम के पुत्र हैं। याद किए हैं, इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले रत्नदेव आएगा, फिर आरपी जे करके याद किया है, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, फिर यही रिपीट होगा, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक। तो आरपी जे करके याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका भी कार्यकाल उसके बाद ऐड कर दीजिए इनके कार्यकाल में फिर से यहाँ। तो ये इनका 65 से 90 तक है, ठीक। तो इनका कार्यकाल 65 से 90 तक के। इनका विवाह राजल्ला देवी से हुआ था, विवाह भी देखे थे हम। इनका जैसे रत्नदेव का देखे थे नोनल्ला से, और इनका पृथ्वीदेव का देखे थे राजल्ला से, और जाजल्य देव का देखेंगे लाछल्ला से। तो ये तीनों याद रखना है।
रत्नदेव का नोनल्ला देवी से, और पृथ्वीदेव का राजल्ला देवी से, और जाजल्य देव का लाछल्ला देवी से। इनके द्वारा उपाधि धारण किए गए सबसे ज्यादा उपाधि इनके द्वारा सकल कौशलाधिपति रायपुर ताम्रपत्र में अपने आप को सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी है, प्रचंड कौशलपति अमोदा ताम्रपत्र से, महामंडलेश्वर की उपाधि, संधि गताशेष की उपाधि और पंच महाशब्द, इन सभी उपाधियों से सम्मानित किया गया अपने आप को पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा। इन उपाधियों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने संपूर्ण दक्षिण कौशल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। तो देखिए सकल कौशलाधिपति कहने का पूरे संपूर्ण कौशल क्षेत्र में के अधिपति है। इसी कारण जो है इन्होंने माना जाता है कि इन्होंने पूरे दक्षिण कौशल को अपने प्रभुत्व में स्थापित किया था। देखिए इसके संबंध में जो है इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अमोदा ताम्रपत्र। तो अमोदा ताम्रपत्र में इसमें इन्हें 21,000 ग्रामों का अधिपति कहा गया है। इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे अमोदा ताम्रपत्र में इन्हें 21,000 गांवों का अधिपति कहा गया है। इसके अलावा रायपुर ताम्रपत्र, लाफागढ़ ताम्रपत्र और भाटापारा ताम्रपत्र, ये सभी ताम्रपत्र किनके हैं, पृथ्वीदेव प्रथम के। इनके द्वारा निर्माण कार्य में देखिए रतनपुर को मंदिर तालाबों की नगरी के रूप में रत्नदेव प्रथम को बनाने का श्रेय दिया जाता है, और वही रतनपुर का सबसे बड़ा विशाल तालाब है उसका निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। उसके बाद देखिए पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, अपने नाम पे ही मान के चलिए पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तुमान में बनवाया है। और जो बंकेश्वर शिव मंदिर है जिनका निर्माण जो है रत्नदेव प्रथम द्वारा किया गया था तुमान में बंकेश्वर शिव मंदिर, उसके प्रांगण में चतुष्किका का निर्माण किया गया है, अर्थात मंडप का निर्माण किया गया है उसके प्रांगण में। किला निर्माण में देखिए लाफागढ़ का किला का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। लाफागढ़ के किले को चैतुरगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1069 में कराया गया था। इस किला को लाफागढ़ को किला को चित्तौड़ का किला भी कहा जाता है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किला स्थित है, जो भारत का जो है सबसे बड़ा किला है। तो उसी का आधार लेकर इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है लाफागढ़ किला को। इसमें 3 द्वार है, पहला मेनका द्वार, दूसरा सिंह द्वार और तीसरा हुंकारा द्वार। मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार। और इससे पहले गज किला देखें उसमें 4 द्वार थे, मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार, इसमें 3 द्वार है। इनके 2 मंत्रियों का नाम मिलता है, एक है विग्रहराज और दूसरा सोनदेव। 2 मंत्री थे इनके, विग्रहराज और सोनदेव। इनके 2 सामंतों का भी नाम मिलता है। सामंत जयदेव द्वारा डांडोरा अर्थात सरगुजा क्षेत्र में के 2100 गांवों को विजित किया गया था जयदेव द्वारा, और देव सिन्हा द्वारा जो है कुमो मंडल के 750 गांवों को पूर्णतः विजित किया गया था। अर्थात उनके शासनकाल में संपूर्ण दक्षिण कौशल जो है पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन थे। देखिए पृथ्वीदेव प्रथम को छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम ने पराजित कर दक्षिण कौशल के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो सोमेश्वर प्रथम छिंदक नागवंशी शासक हैं, उनके द्वारा पृथ्वीदेव प्रथम पर आक्रमण किया जाता है। तो इससे जो है दक्षिण कौशल के कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेते हैं। फिर बाद में इनके ऊपर जाजल्य प्रथम जो है बदला लेने के लिए सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर आक्रमण करेंगे और उन्हें पराजित करके बंदी बना के ले आते हैं रतनपुर। देखिए अब जाजल्यदेव प्रथम ये जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं जाजल्यदेव प्रथम। इनका कार्यकाल आपको याद रखना है 1090 से 1120 तक के, 30 वर्षों का कार्यकाल है इनका। पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से हम लोग याद कराए थे कैसे याद रखना है इसे। तो जाजल्यदेव प्रथम का 1090 से 1120 तक की। इनके विवाह भी देखे हैं, लाछल्ला देवी से इनका विवाह हुआ है। इनके जानकारी रतनपुर एवं पाली अभिलेख से प्राप्त होता है। तो रतनपुर शिलालेख जाजल्यदेव प्रथम का है और पाली शिलालेख, ये दोनों जाजल्यदेव प्रथम के हैं। इसी से प्राप्त होता है जाजल्यदेव प्रथम के संबंध में जानकारी। इनके द्वारा गज शार्दुल की उपाधि धारण किया गया था। तो याद रखेंगे गज शार्दुल की उपाधि जाजल्यदेव प्रथम। तो इनके संबंध में वही 2-3 चीजें, गज शार्दुल की उपाधि याद रखना है, पाली के जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया था जाजल्यदेव प्रथम द्वारा। अब इनके कुछ पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। देखिए इनके गुरु का नाम है रुद्रशिव। बौद्ध दर्शन ग्रंथों का ज्ञाता माना जाता है, बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों के ज्ञाता रुद्रशिव को इनके गुरु थे। संधि विग्रहराज, संधि विग्रह मतलब विदेश मंत्री के समान रहते थे संधि विग्रह, तो वे थे विग्रहराज। इनके मंत्री पुरुषोत्तम, मंत्री का नाम पुरुषोत्तम। तो तीनों रुद्रशिव, गुरु, विग्रहराज, संधि विग्रह और पुरुषोत्तम इनके मंत्री थे। अब इनके द्वारा देखिए साम्राज्य विस्तार तो बहुत अच्छे से किया गया है। इनके बहुत सारे विजय अभियान देखने को मिलता है जाजल्यदेव प्रथम के। तो इनका साम्राज्य विस्तार में देखिए प्रथम विजय अभियान के दौरान इन्होंने जब शासक बनते ही अपने सिंहासन रोहण के बाद शीघ्र ही अपने राज्य को विस्तृत करने के उद्देश्य से आसपास के जो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र थे, जैसे बैरागढ़ जो चंद्रपुर के आसपास है, बालाघाट के आसपास लंजिका, भंडार, तलहारी अर्थात मल्हार क्षेत्र को तलहारी के नाम से जानते थे, ये सबको अपने अधिकार में कर लेते हैं अपने राज सिंहासन ग्रहण करने के तुरंत बाद ही। उसके बाद द्वितीय विजय अभियान बाद में जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के क्षेत्रों में भी विजय अभियान निकालते हैं, जिसमें देखिए बंगाल में दंडकपुर तथा आंध्रा और खिमड़ी
खिमड़ी के जिला गंजाम आदि सुदूर प्रदेशों पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके सिवाय नंदावली एवं कुक्कुट के राजा की भी आधिपत्य कर उन्हें वार्षिक कर देने के लिए विवश कर दिया। तो देखिए, नंदावली और कुक्कुट के राजा इन्हें वार्षिक कर दिया करते थे। इनके साम्राज्य विस्तार था और इनके विजय अभियानों में देखें तो सबसे पहले ये सोमेश्वर देव प्रथम के विरुद्ध अभियान करते हैं, छिंदक नागवंशी। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से बदला लेना था। इनके पिता के ऊपर आक्रमण किए थे सोमेश्वर देव, तो उसके ऊपर आक्रमण करते हैं जाजल्य प्रथम। जाजल्य प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर जाजल्य देव ने उन्हें छोड़ दिया। संभवतः इस आक्रमण का कारण सोमेश्वर देव द्वारा पूर्व में कौशल क्षेत्र पर आक्रमण कर अनेक क्षेत्रों पर अधिकार करना था, जिसका प्रतिशोध जाजल्य देव ने लिया है। ठीक, तो इनका मेन कारण था प्रतिशोध लेना, इसी के कारण सोमेश्वर देव के विरुद्ध आक्रमण करते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए सुवर्ण के शासक भुजबल। तो सुवर्णपुर के शासक अर्थात सोनपुर के शासक भुजबल के ऊपर आक्रमण करते हैं। जाजल्य देव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर अर्थात वर्तमान के सोनपुर के राजा भुजबल पर आक्रमण करते हैं। तीसरा, गंग शासकों को विरुद्ध अभियान। तो उड़ीसा के गंग शासकों पर भी विजय प्राप्त किया है जाजल्य देव प्रथम द्वारा उड़ीसा के गंग शासकों पर। तो ये इनके विजय अभियान हो गए। अब देखिए, ये जो है प्रथम कलचुरी शासक है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है, अर्थात जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक है उनकी अधीनता को अस्वीकार करते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा अपने नाम से स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए हैं। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके स्वर्ण और तांबे के सिक्के भी जारी किए हैं। इस समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक के नाम यशकर्ण था। तो कलचुरी शासक यशकर्ण थे। इनके समकालीन सोने के सिक्कों के अग्रभाग पर बड़े अक्षरों में श्रीमद जाजल्य देव और पृष्ठ भाग पर कलिंग देश के निप्ति नग पर मिली विजय के प्रतीक गर शार्दूल चिन्ह अंकित करते थे। तो गंग शासकों को पराजित किए थे, उसी के प्रतीक के स्वरूप गर शार्दूल का चिन्ह अंकित करते थे एक तरफ, और एक तरफ श्रीमद जाजल्य देव भी लिखा रहता था। ठीक, तांबे के सिक्कों में चंदेलों के सिक्कों के समान हनुमान की आकृति अंकित थी। तो इनकी हनुमान की आकृति भी देखा जाता है इनके तांबे के सिक्कों में। यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कलचुरी शासकों के नाम। देखिए, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय, इनके द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं। जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक, इन तीनों के द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं। अगला देखिए, नगर निर्माण। तो इनके द्वारा जाजल्यपुर नगर बसाया गया। इन्होंने जाजल्यपुर नगर बसाया जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया जाता है, और इनकी स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जाजल्यपुर में ऐतिहासिक भीमा तालाब के तट पर विष्णु मंदिर, जिसे नक्टा शिव विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं, तो भीमा तालाब के तट पे बनाया गया है। इस भीमा तालाब को बनाने का कार्य भी जो है इनके द्वारा ही किया गया था। तो भीमा तालाब भी इनके द्वारा खुदवाया गया था। वहां उसी के निकट जो है विष्णु मंदिर, जिसे नक्टा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि अभी तक उसका निर्माण कार्य अधूरा है। निर्माण देखिए, बेलपान स्थित शिव मंदिर का भी निर्माण कराया है। इनके द्वारा पाली के शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया गया था। तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था पाली का शिव मंदिर, उसका जीर्णोद्धार जाजल्य देव प्रथम द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर के द्वार पर श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण करवाया गया है। देखिए, जाजल्य देव प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम समय में मकर ध्वज नामक जोगी के साथ गए, फिर वापस ही नहीं आए हैं। ठीक, तो ये जो है मकर ध्वज नामक जोगी के साथ चले जाते हैं, संन्यास लेते हैं, उसके बाद जो है ये वापस नहीं आते हैं। फिर इनका पुत्र रत्नदेव द्वितीय शासक बनते हैं। तो देखिए, अब रत्नदेव द्वितीय को पढ़ेंगे। फिर से अब एक रिपीट हो गया आरपीजे का, और फिर से एक बार आरपीजे आ जाएगा, रत्नदेव, पृथ्वीदेव और जाजल्य देव। तो देखिए, रत्नदेव द्वितीय, इनका शासनकाल 1020 से 1035 तक, मात्र 15 वर्ष का कार्यकाल रहता है इनका। अब इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इनके मुख्य अभिलेखों को याद रखना है और इनके विजय अभियानों को याद रखना है। तो देखिए, अकलतरा अभिलेख, इसमें रत्नदेव के सामंत द्वारा कोटगढ़ के रेवंत मंदिर तथा विशाल तालाब के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेवंत मंदिर जो कोटगढ़ में स्थित है और विशाल तालाब निर्माण का साक्ष्य मिलता है अकलतरा अभिलेख से। दूसरा, पारागांव ताम्रपत्र, इसमें रत्नदेव द्वितीय द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पद्मनाभ को बोडला नवा ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। तो पारागांव में पद्मनाभ को बोडला नवा गांव दान देने का उल्लेख मिलता है पारागांव ताम्रपत्र से। इसके अलावा शिवरी नारायण ताम्रपत्र और सरखो ताम्रपत्र भी रत्नदेव द्वितीय के हैं। देखिए, यहीं पास दिया हुआ है शिवरी नारायण के अन्य किस नामों से जाना जाता है। शिवरी नारायण को सतयुग में बैकुंठपुर कहा जाता था, त्रेता युग में रामपुर, द्वापर युग में विष्णुपुर, कल युग में नारायणपुर या शिवरी नारायण, और इनके अन्य नाम में नारायण क्षेत्र, विष्णु आंशी क्षेत्र, पवित्र यागों का प्रयाग, इन सब नामों से शिवरी नारायण जाना गया है।
तो याद रखेंगे बैकुंठपुर सतयुग, त्रेता युग राम, त्रेता तो राम के नाम से जाने जाते हैं, तो राम युग, द्वापर युग विष्णुपुर और कल युग में अभी सिद्धि नारायण या नारायणपुर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनके द्वारा स्वर्ण एवं चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। तो इन्होंने अपने पिता के समान त्रिपुरी कलचीरों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए स्वर्ण व चांदी के सिक्के जारी किए हैं। इनके विजय अभियान को देखिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके विजय अभियान। तो रत्नदेव द्वितीय के संबंध में आप इनके विजय अभियान को याद रखेंगे। तो सबसे पहले त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण का आक्रमण। तो देखिए त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार इनके पिता ने किया था, उसके लिए जो है रत्नदेव द्वितीय उनके ऊपर तो आक्रमण नहीं कर पाए, फिर उनके पुत्र रत्नदेव द्वितीय के ऊपर त्रिपुरी के शासकों ने आक्रमण किया। तो उसमें उस समय थे गयाकर्ण, तो यह यश कर्ण के पुत्र है गयाकर्ण, इनके द्वारा जो है रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण किया जाता है। परंतु रत्नदेव द्वितीय ने अपने पिता के समान त्रिपुरी की अधीनता को नकार दिया। इस कारण त्रिपुरी ने गयाकर्ण ने आक्रमण किया, जिससे उन्होंने परास्त कर दिया। तो गयाकर्ण को इनके द्वारा परास्त किया गया है। और दूसरा देखिए गगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग का आक्रमण। 1130 ईस्वी में जो है इनके समय अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा आक्रमण किया जाता है रतनपुर में। रत्नदेव द्वितीय तथा इनके मांडलिकों ने सामूहिक शक्ति से तलहारी मंडल के समीप अर्थात मल्हार के समीप, तलहारी मल्हार का प्राचीन नाम है, तो मल्हार के समीप जो है पराजित कर देते हैं इसको चोड़गंग को, अनंत वर्मन चोड़गंग शासक को। अगले बंगाल के गौड़ राजाओं को परास्त, बंगाल के गौड़ राजा को भी परास्त किया गया है इनके द्वारा। अगर देखें तो भंज राजाओं की राजधानी खिजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरबाहु और को मृत्यु लोक पहुंचाया था। तो इनके द्वारा आक्रमण किया था खिजिंग पर, जहां भंज राजाओं का शासन था, वहां के राजा थे हरबाहु, इनको जो है आक्रमण कर उन्हें मृत्यु लोक पहुंचाया था। तो ये रत्नदेव द्वितीय के संबंध में युद्ध अभियान हो गए। अब इनके द्वारा स्थापत्य में देखें तो इनके द्वारा विकर्ण महल कोटगढ़ का विकर्ण महल का निर्माण कराया गया था। इनके सामंत वल्लभ राज द्वारा विकर्ण महल कोटगढ़ में, सूर्य का पुत्र रेवंत का मंदिर भी बनवाया गया था, यह भी कोटगढ़ में है। देखिए इनके 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र, पहला पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय जो अगला शासक बनेंगे, उसके अगले पुत्र जय सिंह देव और तीसरे पुत्र हैं अकाल देव। देखिए इसी अकाल देव द्वारा जो है अकाल देव ने अकलतरा नगर को बसाया था। अकलतरा नगर बसाने का श्रेय अकाल देव को जाता है, जो कि इनके पुत्र है रत्नदेव द्वितीय के पुत्र हैं। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। देखिए रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। यह उल्लेख जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी अभिलेख में वर्णित है 36 विधाओं के ज्ञाता के रूप में। इसके राज्य में पद्मनाभ अर्थात चंद्र ग्रहण की गणना करने वाले के आश्रय प्राप्त था। तो इन्होंने जो है ज्योतिषों को स्थान दिया था अपने दरबार में, ठीक। तो जिन्हें पद्मनाभ कहा जाता था, जिन्हें चंद्र ग्रहण की गणना का ज्ञान होता था। इसके राज्यकाल में विद्या और कला को उदारतापूर्वक राज्याश्रय मिला था, विद्या और कला को उदारतापूर्वक राज्याश्रय। तो रत्नदेव द्वितीय के कार्यकाल को आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय इनका कार्यकाल 1135 से 1165 ईस्वी के मध्य था। उनके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 14 है। प्रमुख अभिलेख इस प्रकार हैं। पहला कोनी शिलालेख, उसके अलावा कोटगढ़, राजिम, बिलाईगढ़, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया और कुंगड़ा, ये सभी किनके हैं? पृथ्वीदेव द्वितीय के हैं। सर्वाधिक 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोनी अभिलेख। तो देखिए कोनी अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख से ज्ञात होता है कि हल का प्रयोग भूमि के मापन एवं कृषि के लिए किया जाता है। तो हल नामक इकाई का जानकारी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग भूमि मापन के लिए और कृषि के लिए किया जाता था। सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को सालोनी ग्राम दान में दिया गया तथा उसे सर्वाधिक कर्म का पद प्रदान किया गया था। तो पुरुषोत्तम देव सलोनी ग्राम देकर के सर्वाधिक कर्म का पद प्रदान किया गया था। कोनी लेख में पशुपालन पर प्रकाश नहीं पड़ता है, किंतु कासल नामक पशु चिकित्सक का वर्णन मिलता है। पशुपालन नहीं दिखाई देता, परंतु कासल नामक एक पशु चिकित्सक का वर्णन मिलता है। इनके अन्य शिलालेख देखे हैं कोटगढ़ से, राजिम से, बिलाईगढ़, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया, गुगदा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। टोटल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं। इनके 4 पुत्र होते हैं। पहला जाजल्य देव द्वितीय, उल्हड़, गोपाल देव, विकर्ण देव। तो ये 4 इनके पुत्र हैं, जिनमें अगले शासक बनते हैं जाजल्य देव। देखिए इनके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाया गया। इन्होंने अपने दादा के एवं पिता की भांति स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अपने दादा और पिता की भांति स्वर्ण सिक्के, तो तीनों के द्वारा, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय, इन तीनों के द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं। चांदी के सिक्के बहुत ही छोटे आकार के जारी किए गए हैं इनके द्वारा, और तांबे के सिक्के भी जारी किए गए हैं।
अब इनके द्वारा देखिए इन्हीं के कार्यकाल में राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। तो इनके सेनापति थे जगपाल देव, उनके द्वारा जो है राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है। इस मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था। यह एक विष्णु मंदिर है जो किसने बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला देखिए मंदिर निर्माण में रामचंद्र मंदिर राजिम का जगपाल द्वारा इसी राजू लोचन मंदिर के ही पास रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया गया है। शिव मंदिर नारायणपुर बलौदा बाजार के नारायणपुर में शिव मंदिर का निर्माण ब्रह्मदेव द्वारा कराया गया है। दुर्जरी मंदिर मल्हार एवं नारायणपुर में दुर्जरी मंदिर, संभवतः मल्हार के दुर्जरी मंदिर की नींव पर डिंगिंग दाई अर्थात डिंगेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो दुर्जरी मंदिर के ही प्रांगण में स्थित है। तो यह भी इनके शासनकाल में हुआ है, पृथ्वीदेव द्वितीय के। इनके द्वारा डूमर महल मल्हार एवं नारायणपुर में डूमर महल का निर्माण कराया गया है। देखिए खड़क तालाब रतनपुर के खड़क तालाब, रत्नेश्वर तालाब विकर्णपुर और खारंग झील, इन तीनों का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा। नगर बसाया तो जगपालपुर नगर, इनके सेनापति है जगपाल देव, उनके द्वारा जगपालपुर नगर बसाया गया है। इनके सेनापति जगपाल देव के संबंध में देखिए इनकी जानकारी राजन शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके पश्चात इन्होंने राजिम के राम मंदिर का निर्माण कराया। जगतपाल वास्तव में एक बड़ा सूरवीर योद्धा था जो मूलतः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बढ़ा नामक ग्राम का निवासी था। तो यह उत्तर प्रदेश का निवासी था जगपाल। इसकी राज जाति जो है राजमाल जाति का था। देखिए साम्राज्य विस्तार में इसके द्वारा विजित क्षेत्रों में पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख के अनुसार जगपाल ने अपने स्वामी पृथ्वीदेव द्वितीय के लिए सरहगढ़ अर्थात सारंगढ़, मेचका सिहावा, धमतरी, कांदा डोंगरी, कुसुम भोग, भ्रमरवद, कांकरे अर्थात कांकेर क्षेत्र विजित किए अर्थात कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। सर्वाधिक विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में। पृथ्वीदेव द्वितीय का साम्राज्य अमरकंटक से गोदावरी तक के विस्तृत हो चुका था। इनके विजय अभियान के देखें तो छिंदक नागवंशी शासक कन्हरदेव पर विजय और गंगवंशी शासक मधुक मारणाओं के ऊपर विजय। तो कन्हरदेव चक्रकोट बस्तर के छिंदक वंशी शासक कन्हरदेव थे, उन्हें पराजित किया था। गंगवंशी शासक चक्रकोट की पराजय से भयभीत होकर गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोलंग ने अपना साहस खो दिया। इसी समय उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जटेश्वर मधुका मार्णव गंगवंश की गद्दी पर बैठा। सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर पृथ्वीदेव द्वितीय ने गंगवंशी शासक को पराजित कर कैद कर लिया था। इसका जानकारी बादल महल अभिलेख एवं रत्नदेव तृतीय के खरौद अभिलेख से प्राप्त होता है। बादल महल अभिलेख जो राज सिंह का है और एक खरौद अभिलेख जो रत्नदेव तृतीय का है, इससे इस विजय अभियान की जानकारी प्राप्त होता है। चलिए अब हम देखेंगे जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय का कार्यकाल बहुत कम है, 2 वर्ष को कार्यकाल देखने को मिलता है इनका। इन्हें उपाधि में तुमाण अधिपति का उपाधि प्राप्त हुआ है। शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्हें तुमाण अधिपति कहा गया है। इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, एक पहला तो अमोदा ताम्रपत्र लेख में वर्णित है कि थीरु या धीरू नामक एक व्यक्ति ने जाजल्यदेव द्वितीय को बंदी बना लिया था। दूसरा मल्हार अभिलेख, इसमें पातालेश्वर मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। मल्हार के पातालेश्वर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा। श्रीनारायण और समडील ताम्रपत्र भी जाजल्यदेव द्वितीय से संबंधित है। मंदिर निर्माण में देखिए तो चंद्रचूड़ मंदिर श्रीनारायण का, तो श्रीनारायण का चंद्रचूड़ मंदिर इनके सेनापति थे कल्हड़देव, या इनका नाम अल्हड़देव ही मिलता है या उल्हड़देव। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के पुत्र थे ये। इनके द्वारा जो है जाजल्यदेव द्वितीय के कार्यकाल में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया गया था श्रीनारायण में। महानदी के तट पर स्थित है। कुमारपाल द्वारा मंदिर के रख रखाव के लिए ग्राम दान दिया गया था कुमारपाल द्वारा। दूसरा है पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार। यह सोमराज द्वारा नामक ब्राह्मण द्वारा कुमेटी ग्राम के निवासी हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। सोमराज नामक ब्राह्मण द्वारा वर्ष 67-68 में बनाया गया है, 1167-68 में। यह जाजल्यदेव द्वितीय के शासनकाल में इस मंदिर का मूल नाम है केदारेश्वर मंदिर। अब इनके संबंध में आक्रमण हुए हैं। इसके शासनकाल में त्रिपुरी शासक जय सिंह ने रतनपुर आक्रमण किया जो सफल रहा। यह युद्ध श्रीनारायण के समीप हुआ था। इस युद्ध में अल्हड़देव जो जाजल्यदेव का सहयोगी था उसको वीरगति प्राप्त हुआ था। तो अल्हड़देव को वीरगति जय सिंह के आक्रमण से हुआ था। यह श्रीनारायण के समीप युद्ध हुआ था, इसे याद रखेंगे। अब देखिए अब ये जगत देव या जगदेव जो है इनके भाई हैं। जाजल्यदेव द्वितीय के बड़े भाई हैं जगत देव। देखिए जगत देव को अब इनका शासनकाल 68 से 78 10 वर्ष को शासन करेंगे जगत देव। इनके विवाह सोमल्ला देवी से हुआ रहता है, तो इनकी पत्नी का नाम भी प्राप्त होता है सोमल्ला देवी, जगत देव की पत्नी थी। इनका जानकारी इनके पुत्र रत्नदेव तृतीय के खरौद शिलालेख से प्राप्त होता है। शांति स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। देखिए खरौद अभिलेख से ज्ञात होता है कि जाजल्यदेव की मृत्यु उपरांत चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। इस समय उनके बड़े भाई जगत देव गंग राजाओं के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे।
तो ये जो है बंगाल क्षेत्र में गंग राजाओं के साथ संघर्ष कर रहे थे। जाज्जल्य की मृत्यु की अशांति और अव्यवस्था की सूचना सुनते ही जगत देव युद्ध छोड़ करके रतनपुर लौट आते हैं। जगत देव ने रतनपुर राज्य का शासन अपने हाथों में लेकर शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। उसने लगभग 10 वर्षों तक रतनपुर में शासन किया है। तो लगभग 10 वर्षों तक के शासन किया है। बस इनके कार्य जो है शांति स्थापना, इस 10 वर्षों में इनके समय लग गया, उसमें शांति स्थापित करने में ही समय चला गया इनका निर्माण कार्य ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब इनके पुत्र रत्नदेव तृतीय द्वारा जो फिर गद्दी पर बैठते हैं 10 साल बाद। तो देखिए 1178 से 1198 तक के रत्नदेव तृतीय शासन करेंगे। तो रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, रल्हा और पद्मा। खरोद शिलालेख के अनुसार दोनों पत्नी रल्हा और पद्मा का जानकारी प्राप्त होता है। इनका जानकारी खरोद और पासीद 2 शिलालेखों से प्राप्त होता है, खरोद और पासीद। इनके सेनापति गंगाधर राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गंगाधर राव जो है रत्नदेव तृतीय के सेनापति है। खरोद शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि इनके शासन काल में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दुर्भिक्ष में से अव्यवस्था फैल गई थी। तो बहुत बड़ा अकाल के कारण अव्यवस्था फैल गया था इनके कार्यकाल में। इस संकटकालीन स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया, जिसने सूझबूझ और योग्यता से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। तो इनके समय जो अव्यवस्था था उसे सही करने वाले जो है गंगाधर ब्राह्मण है, इनके मंत्री नियुक्त किया गया और इनके द्वारा जो है फिर से प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया था। इनके कार्यकाल में जीर्णोद्धार किया गया है। तो देखिए लखनेश्वर मंदिर, खरोद सभा मंडप, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, जो खरोद के लखनेश्वर मंदिर है उसके सभा मंडल का जीर्णोद्धार इनके सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया। साथ ही सौरी या सबरी मंदिर, ये कहाँ है, खरोद में है, इसका भी निर्माण जीर्णोद्धार किया गया है सेनापति गंगाधर राव द्वारा। और इस समय मंदिर भी निर्माण कराया गया, 2 मंदिर, एक पुराती शिव मंदिर, रतनपुर का पुराती शिव मंदिर, और दूसरा लक्ष्मी देवी मंदिर, जिसे एक वीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रतनपुर की जो पहाड़ी है उसमें स्थित है। तो इन दोनों मंदिर का निर्माण कराया गया था इन्हीं के समय गंगाधर राव द्वारा। एक वीरा की पहाड़ी में स्थित है लक्ष्मी देवी मंदिर। यह सेनापति गंगाधर राव द्वारा 1179 में बनाया गया था। तो 1179 में बना है लक्ष्मी मंदिर। देखिए यह वास्तव में माता लक्ष्मी का मंदिर है, जो भ्रंश होकर के लक्ष्मी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी माता का मंदिर है लक्ष्मी देवी मंदिर। 1179 को याद रखेंगे। अब देखिए इनके बाद शासक बनते हैं प्रतापमल। प्रतापमल का शासनकाल 1198 से 1222। अभी इसको याद ही रखना है आपको, 1198 से लेकर के 1222। अब 1222 के बाद जो है 2 वर्षों तक की लगभग जानकारी नहीं प्राप्त होता, जो अंधकार युग के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ देखिए 1198 से 1222 तक के शासनकाल है। बालपुर से 12 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं इनके। अब इनके सिक्कों में कौन से आकार के होते हैं, तांबे के गोल एवं षटकोणी सिक्के। तो एक तो गोल सिक्के प्राप्त हुए हैं और 6 कोण वाले सिक्के, इस प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर सिंह तथा कटार की आकृति है। तो याद रखेंगे सिंह के, शेर की और कटार की आकृति अंकित है प्रतापमल के सिक्कों पर। इनके 2 सामंत जसराज यथा यशोराज, जसराज या फिर इनका नाम यशोराज है, इनकी जानकारी प्राप्त होता है। इनके 4 स्थानों से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेंड्राबंद, कुनारी और बिलाईगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अलावा पौनी। तो ये 4 स्थानों से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसे पेंड्राबंद का कब प्राप्त हुआ था, 1213 ईस्वी में, इसे पहले भी डिस्कस किए हैं। कुनारी 1216, बिलाईगढ़ जो है 1217 और पौनी जो है बाद में प्राप्त हुआ है। तो कलचुरी संवत लिखा हुआ है इसमें, अगर ईस्वी निकालेंगे तो इतना 248 कलचुरी संवत स्टार्ट होता है। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो निकाला जाता है इसका ईस्वी में। इससे पहले भी हम डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो को, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं। वहां से आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब उसमें कवर हो गया है एक बार सामान्य परिचय में, तो सभी रिवीजन हो जाएंगे। देखिए इन्होंने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया था। तो कलचुरी संवत के प्रयोग करने वाले अंतिम शासक माने जाते हैं प्रतापमल। इनके कार्यकाल में गंग नरेश अनंग भीम तृतीय का आक्रमण हुआ था, जिसे कलचुरी वंश पर प्रबल प्रघात पड़ा और वह छिन्न भिन्न हो गया था। तो अनंग भीम तृतीय गंगवंशी शासक थे, इनका आक्रमण हुआ था। इसी समय कलचुरी वंश जो है छिन्न भिन्न हो गया था। इस कारण यहाँ लगभग 200 वर्षों का इतिहास देखने को नहीं मिलेगा कलचुरियों का। ये 200 वर्षों का इतिहास गायब है। देखिए इस 200 वर्षों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो प्रतापमल के बाद कब से, 1222 से, ठीक, के बाद लगभग 200 वर्षों के शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संख्या दी गई है। मराठा कालीन रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम के अनुसार प्रतापमल देव के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी निम्नलिखित राजाओं ने रतनपुर से
सत्ता को संचालित किया, जो इस प्रकार है। तो बाबू रेवाराम द्वारा लिखा गया है हैहय वंशियों का इतिहास लिखा गया है। हैहय वंशी कलचुरी वंश को कहा जाता है। तो इन्हीं के ऊपर जो है हैहय वंशियों का इतिहास लिखा गया है। तो इस अंधकार युग में कौन कौन शासकों ने जो है शासन किया है, ये बाबू रेवाराम जो है अपने हैहय वंशी इतिहास में लिखा गया है। तो देखिए, इसी कारण बाबू रेवाराम को जो है छत्तीसगढ़ के पहले आधुनिक इतिहासकार माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आधुनिक इतिहासकार। तो कौन कौन शासकों का वर्णन किया है इन्होंने? तो सबसे पहले जयसिंह देव। जयसिंह देव का नाम उल्लेख मिलता है प्रतापमल के बाद जयसिंह देव, उसके बाद धर्मसिंह देव। तो देखिए, इन्हीं धर्मसिंह देव के शासनकाल में मुगल बादशाहों की प्रभुसत्ता में रतनपुर राज्य आया था। मुगल बादशाह के आधिपत्य में आया था धर्मसिंह देव के कार्यकाल में। उनके बाद मिलता है जगन्नाथ सिंह देव का नाम। इनके 2 पुत्र थे, वीर सिंह देव ज्येष्ठ पुत्र और देव सिंह देव जो है इनके कनिष्ठ पुत्र। तो देखिए, वीर सिंह देव और देव सिंह देव, तो इस वीर सिंह देव के समय ही विभाजित हो जाएगा रतनपुर क्षेत्र और रायपुर शाखा का विभाजन होता है कलचुरियों का। तो यहाँ से वीर सिंह देव को रतनपुर क्षेत्र, इसके भाई देव सिंह देव जो है रायपुर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो वीर सिंह देव के समय, ये जगन्नाथ सिंह के पुत्र हैं वीर सिंह देव, संभवतः वीर सिंह देव के समय ही कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी में विभक्त हो गया, अर्थात रतनपुर के कलचुरी से एक नवीन शाखा रायपुर कलचुरी शाखा स्थापना हुई थी वीर सिंह देव के समय। उसके बाद मिलते हैं कमल देव का नाम। कमल देव शंकर साय मोहन साय, कमल देव शंकर साय मोहन साय, दादू राम पुरुषोत्तम साय, पुरुषोत्तम राम साय के बाद फिर इनके बाद बहारेंद्र साय के ने अपने रतनपुर कलचुरी की सत्ता को संचालित किया। तो उसके बाद बहारेंद्र साय का मिलता है जानकारी। इनके बाद फिर से इतिहास दिखने को प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, 1440-41 के मध्य रतनपुर में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। तो 40-41 के संबंध में याद रखना है, महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ था रतनपुर क्षेत्र में। अब हम पढ़ेंगे बहारेंद्र साय को। अब यहाँ से फिर से जो है कलचुरियों का इतिहास देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो चलिए देखिए, बहारेंद्र साय का शासनकाल था 1495 से 1544 ईस्वी। इसकी राजधानी कोसगई था। देखिए, कोसगई को राजधानी क्यों बनाया जाता है? इनके शासनकाल के दौरान आक्रांतों और शत्रुओं की लूटपाट बढ़ गई थी, जिस कारण रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को जो है राजकोष स्थानांतरित किया गया और इसे जो है राजधानी बनाया जाता है। बहारेंद्र साय ने इसे छुरी कोसगई को राजधानी बनाई और अपने कोषागार की स्थापना की थी। इसके मंत्री का नाम याद रखेंगे माधव। इनके द्वारा निर्माण कार्य में कोसगई का मंदिर, छुरी कोसगई मंदिर, दूसरा राजधानी कोसगई में कोषागार की स्थापना और बहरैया तालाब की स्थापना करवाया गया था बहारेंद्र द्वारा। जीर्णोद्धार में महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार कराया गया है, रतनपुर के महामाया मंदिर का सभागृह का। इनकी जानकारी रतनपुर अभिलेख से प्राप्त होता है और दूसरा कोसगई अभिलेख से। रतनपुर से जानकारी प्राप्त हुआ है कि रतनपुर के अभिलेख से प्राप्त होता है कि 1495 ईस्वी में बहारेंद्र साय ने महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था और साथ ही रतनपुर का प्रसिद्ध बहरैया तालाब की भी खुदवाया था। इन दोनों का जानकारी रतनपुर से प्राप्त होता है। कोसगई से इनके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन दोनों अभिलेख में क्या जानकारी प्राप्त होता है? कलचुरी शासक उल्लेख है, जिसमें सिंघन, ढंधीर और मदन ब्रह्म, रामचंद्र और रत्नसेन, इन शासकों के नाम मिलते हैं कोसगई अभिलेख में। अब देखिए, इनके द्वारा जो है जमींदारी प्रदान किए जाते हैं। तो पहला सोना खान जमींदारी, इसने अपने शासन के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर बिंझवार को, जो इनके बिसई ठाकुर जो है नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रसन्न सहित जो है वीर नारायण सिंह, उनके जो है दादाजी थे पितामह, बिसई ठाकुर बिंझवार को इनको सोना खान क्षेत्र जमींदारी स्थापित करके उन्हें सौंपा गया था बिसई ठाकुर को। दूसरा कोसगई किला, बहारेंद्र साय ने कोसगई किले पर अधिपति घाटम देव को नियुक्त कर वह किला उसे प्रदान किया था। तो घाटम देव को कोसगई का किला प्रदान किया गया था। तो ये 2 क्षेत्र सोना खान जमींदारी और कोसगई किला दोनों को प्रदान किया गया था। अब इनके बाद शासक आते हैं कल्याण साय। एक कल्याण साय भी बहुत प्रसिद्ध शासक हैं। इनके जो है जमादारी व्यवस्था को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो देखिए, इनका कार्यकाल 1544 से 1581 ईस्वी तक है। इनके निर्माण कार्य देखें तो जगन्नाथ स्वामी मंदिर रतनपुर में, गज किला में जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण, लालपुर नगर बसाया गया था कल्याण साय द्वारा। मुगल दरबार, इन्होंने मुगल दरबार में 8 वर्षों तक अपनी सेवा दी, जिसकी जानकारी विभिन्न स्रोतों के आधार पर प्राप्त होता है। तो देखिए, 8 वर्षों तक के शासन किया ये है। और इनके 2 मत मिलते हैं। एक तो कहा जाता है इन्हें जो अकबर के शासनकाल में इनके द्वारा जो है 18 वर्ष बिताए गए थे मुगल दरबार में, और दूसरा मत मिलता है कि जहांगीर के शासनकाल में बिताए गए थे। तो देखिए, स्पष्ट रूप से अभी तक के पता नहीं है। तो सबसे पहले बाबू रेवाराम के अनुसार आप क्या मांगे? अकबर। तो बाबू रेवाराम के अनुसार अकबर के कार्यकाल में 8 वर्ष तक मुगल दरबार में इन्होंने ग्रहण किया था। और दूसरा गोपाल गीत के अनुसार जाजल्य देव,
सॉरी गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर। तो देखिए वो दूसरी छत्तीसगढ़ की प्रचलित गोपल्ला गीत है, उसमें कल्याण साय का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ ऐसा बदलाया गया है। तो क्या लिखना मिलता है, जाजल्य गीत में गाया जाता है, बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, घुनी बैठ बादशाह अर्थात बादशाह जेखर बेटा शाहजहां। तो जिनका बेटा शाहजहां है पूछा जा रहा है, तो शाहजहां किनका बेटा है, जहांगीर का। तो ये गोपल्ला गीत से जहांगीर के शासनकाल के दौरान माना जाता है। और जहांगीर के आत्मकथा उसके अनुसार भी इनका शासनकाल जो है जहांगीर के समय माना जाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा मिलता है, जहांगीर की आत्मकथा है तुझे ए जहांगीरी। इसके अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के शासनकाल में हुआ। इन्होंने अपने आत्मकथा में विवरण किया है, शनिवार तारीख 25 खुर्दाह को मेरा पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 2000 मुहरे और 200 रुपए नजराना पेश किया और एक हीरा भेंट किया। वह रतनपुर के राजा कल्याण साय को लेकर मेरे पास आया था जहांगीर के शासनकाल के 14वें वर्ष में। यह लिखा गया 14वें वर्ष में, जो लगभग 1619 ईस्वी में यह घटना हुई थी। तो इसके आधार पर इसे जहांगीर के कार्यकाल माना जाता है। देखिए जहांगीरनामा में क्या मिलता है, तुजुक ए जहांगीरी का अनुवाद किया गया जहांगीरनामा के रूप में, जिसमें जहांगीर के पुत्र परवेज ने कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजी और कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया जो रतनपुर का जमींदार था। वही कल्याण साय ने जहांगीर को नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट दिए थे। तो देखिए इसमें भी जो है जहांगीरनामा में भी जहांगीर के समकालीन बताया गया है। और अगला है शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय, एक अप्रकाशित ग्रंथ है इतिहास समुच्चय। इसमें क्या जानकारी मिलता है, गोपाल राय जो गोपल्ला वीर भी कहलाता है, राजा कल्याण साय को जहांगीर बादशाह के दरबार की हाजिरी से मुक्ति दिलाने हेतु दिल्ली गया और वहां उसे अपनी पहलवानी के करतब दिखाकर अपने राजा को केवल वापस ही नहीं लाया वरन टकोली भी माफ करा ली और खिल्लत आदि दिलवाकर उनका मान मर्तबा बढ़ाया। ठीक, तो यह शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय से प्राप्त होता है। अब कल्याण साय के द्वारा राजस्व सुधार किए गए, उनमें कौन कौन से हैं, पहला तो है जमाबंदी प्रणाली और दूसरा राजस्व पुस्तिका। तो देखिए राजस्व सुधार की इस जमाबंदी व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत, तो छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत कल्याण साय के द्वारा, जो कालांतर में छत्तीसगढ़ के नामकरण का आधार भी बना है। तो 18 गढ़ों में बटा था शिवनाथ नदी के, तो यह भी किसके समय में, कल्याण साय के समय में। इनकी राजस्व पुस्तिका महत्वपूर्ण जानकारी का दस्तावेज है। इसके अनुसार रतनपुर राज्य के गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, खालसा क्षेत्र से। इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, जो कि 1868 में अध्ययन किया गया था। चिस्म ने इसी पुस्तिका के आधार पर रतनपुर और रायपुर को 18 गढ़ अर्थात 36 गढ़ों के प्रशासन का उल्लेख किया है। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था, इसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त के अनुसार राजा कल्याण साय के पश्चात निम्नलिखित राजाओं ने शासन किया था। तो देखिए कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय। फिर यही रणजीत साय के 4 पुत्र होते हैं। यहाँ लक्ष्मण साय का नाम दिया हुआ है, 1581 से प्रारंभ हुआ था। इनके द्वारा देश बही खाता नामक लेखा पुस्तिका लिखा गया था। तो देश बही किनका है, लक्ष्मण साय का है। ठीक, उनके बाद ये सभी शासकों की अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद डायरेक्ट रणजीत सिंह के 4 पुत्रों, रणजीत सिंह के 4 पुत्र थे, तखत सिंह, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। इसमें बखत सिंह शासक नहीं बनेंगे, बाकी तीनों पुत्र जो है समय समय पर जो है शासक बनते जाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट तखत सिंह को पढ़ते हैं। इनके संबंध में एक चीज है याद रखना है, 2 चीज याद रखना है। पहला जो है इनके द्वारा नगर निर्माण, तखतपुर नगर का निर्माण इनके समकालीन मुगल सम्राट औरंगजेब थे। इनके 3 भाइयों का नाम आपको पता ही है। उसके बाद देखिए इनका जो समय जो है शिवाजी का रतनपुर यात्रा आया था। शिवाजी आगरा किले से निकल के कानपुर प्रयागराज होते हुए सरगुजा रियासत के घने जंगलों पहुंचे। वहां से रतनपुर, रायपुर, चंद्रपुर, करीमगंज होते हुए 22 सितंबर 1666 को रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचे। इस तरह वे अल्प समय अवधि के लिए कहा तखत सिंह के शासनकाल में रतनपुर में प्रवास किए थे अल्प समय के लिए। तो शिवाजी का रतनपुर यात्रा भी तखत सिंह के समय होता है। और देखिए तखत सिंह के संबंध में आपको एक और है, शिवदत्त राय शास्त्री के अनुसार इनके इतिहास समुच्चय में तखत सिंह पुत्र विहीन थे। इन्होंने अपनी स्त्री का नियोग अपने दीवान बड़गई नामक ब्राह्मण के शास्त्री से शास्त्र देखकर और द्रव्य देकर पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम राजसी था। तो देखिए इनका कोई पुत्र नहीं था, स्टार्टिंग में जो है इनका पुत्र विहीन थे। इस कारण नियोग प्रथा आप एक बार सर्च करके देखिए, नियोग प्रथा
इसमें क्या किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको महाभारत में मिल जाएगा नियोग प्रथा के। अगर किसी शासक का जो है कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होता है तो वे अपने किसी रिश्तेदार या ब्राह्मण के द्वारा जो है अपने पत्नी का नियोग प्रथा के द्वारा जो है पुत्र प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो इसी नियोग प्रथा के द्वारा जो है तखत सिंह द्वारा भी पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम राज सिंह होता है। ठीक, तो इतने सभी टॉपिक जो है, इनके तथ्य जो है तखत सिंह के संबंध में याद करना है। फिर इसी नियोग प्रथा से जन्म हुए पुत्र राज सिंह जो है शासक बनते हैं अगले। तो देखिए 1679 से 1712 ईस्वी में तक के इनके कार्यकाल याद रखेंगे। 1689 से लेकर के 1712 ईस्वी तक कार्यकाल है। इनका 3 विवाह होता है, दिव्यपुरी, सुवंशकोरी, कजरी देवी। तीनों से भी इनको भी पुत्र प्राप्त नहीं होता है, इन्हें भी नियोग प्रथा द्वारा ही पुत्र प्राप्त होता है। देखिए इन्होंने अपनी कजरी देवी के अनुरोध पर राजपुर शहर बसाया और वहीं बादल महल बनवाया जिसे सतखड़ा महल के नाम से जानते हैं। तो इनकी पत्नी थी कजरी देवी, तीसरी रानी कजरी देवी, उनके ही अनुरोध पर राजपुर नगर बसाया था जिसे जूना शहर के नाम से भी जानते हैं और वहीं बादल महल का निर्माण कराया गया था। इनके द्वारा रतनपुर का बादल महल बनवाया गया। इनके दरबारी कवि हैं गोपाल मिश्र, जिनकी रचना खूब तमाशा सन 1689 ईस्वी में, जिसमें छत्तीसगढ़ नाम देखने को मिलता है, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग किया गया है गोपाल मिश्र के खूब तमाशा में। देखिए जानकारी प्राप्त होता है, इनका एक पुत्र होता है शिवनाथ सिंह, जिसने अपने पिताजी के नियोग प्रथा से जन्म होने की जानकारी मिली। उसके बाद आत्मग्लानि से बड़गैया की हत्या कर, जो ब्राह्मण के साथ हुआ था इनका नियोग प्रथा से जन्म, उसकी हत्या कर उसके घर को आग से जला दिया और स्वयं जो है आत्महत्या कर लेता है। तत्पश्चात राजसिंह राजपुर को छोड़ करके रतनपुर वापस आ गए। राजसिंह अब पुत्रविहीन हो गए, जिसके कारण रायपुर कलचुरी राजकुमार मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था। तो कलचुरी शाखा के शासक राजकुमार थे मोहन सिंह, उन्हें शासन सौंपने का वादा किया था, किंतु राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह शिकार पर गए थे। इस कारण जो है राज सिंह के चाचा सरदार सिंह शासक बने और मोहन सिंह को जब 1741 में रघुनाथ सिंह के पराजय के समय मोहन सिंह अनुपस्थित थे, जिसके कारण उन्हें दूसरी बार भी सत्ता प्राप्त नहीं हुई। तो मोहन सिंह को 2 बार वादा किया गया था शासक रतनपुर राज्य का शासन देने का, परंतु दोनों बार उनकी अनुपस्थिति के कारण उन्हें नहीं मिल पाता है। देखिए राज सिंह के बाद अगले बनते हैं शासक सिरदार सिंह या सरदार सिंह। इनका कार्यकाल 1712 से 1732 ईस्वी तक का रहा। सरदार सिंह निसंतान था। इन्होंने मरण आसन अवस्था में अपने 60 वर्षीय भाई रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बनाया था। तो इसका भाई रघुनाथ सिंह 60 वर्ष का खुद था, उसे उत्तराधिकारी बनाया था सरदार सिंह द्वारा। तो देखिए रघुनाथ सिंह 60 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं रतनपुर के। तो इनके कार्यकाल को देखिए, तो सबसे पहले 32 से 41 तक के स्वतंत्र शासन करते हैं। स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले रतनपुर के अंतिम शासक कहा जाता है। फिर 1741 में मराठाओं का आक्रमण होता है। फिर 1741 से 45 तक के मराठाओं के अधीन जो है कलचुरी शासक करते हैं। प्रथम कलचुरी शासक है मराठाओं के अधीन। इनकी 2 रानी थी, लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर। मराठा आक्रमण देखिए 1741 ईस्वी में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है। 1741 में भोसला राजा रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने उड़ीसा अभियान के दौरान आक्रमण किया। मराठा सेनापति के द्वारा तोप से महल के एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया। तभी रघुनाथ सिंह की रानियों ने सफेद ध्वज फहराकर संधि की घोषणा की। रघुनाथ सिंह ने अपने पुत्र की मृत्यु के अत्यंत दुख थे, जिसके कारण रघुनाथ सिंह राजकीय कार्यों पर ध्यान नहीं देता था। इस कारण जब मराठा सेना का आक्रमण हुआ तो बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर देता है। परिणामतः सहजता और सरलता से रतनपुर पर मराठों का कब्जा हो गया। इस तरह रघुनाथ सिंह की टूटी मानसिकता और उदासीनता के कारण भोसलों को बिना युद्ध किए रतनपुर साम्राज्य मिल गया और प्रबल प्रतापी हैहय वंशी राज्य का इतिश्री अर्थात अंत, इतिश्री का अर्थ होता है अंत, हो गया। 1741 में पराजित होने के बाद भी मराठों के अधीन प्रशासक बना रहा, जिसे 1745 ईस्वी में पदस्थ करके भोसला शासक रघुजी प्रथम ने मोहन सिंह को प्रशासक नियुक्त किया था। तो 1745 तक रघुनाथ सिंह प्रशासक रहेंगे। उसके बाद जो है मोहन सिंह को प्रशासक नियुक्त किया जाता है रघुजी प्रथम द्वारा। देखिए यहाँ भास्कर पंत के संबंध में दिया गया है। तो भास्कर पंत भोसला शासक रघुजी प्रथम का सेनापति था। यह जो है बंगाल विजय अभियान के दौरान रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के समय 1741 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। इसमें सरलतापूर्वक रतनपुर का अधिकार कर लिया। रघुनाथ सिंह से भास्कर पंत ने संपूर्ण खजाना लूटकर उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। भास्कर पंत के आक्रमण के समय मोहन सिंह फिर अनुपस्थित थे। इस कारण मोहन सिंह के नाम पर विचार न हो पाया और भोसला के अधीन प्रशासक के रूप में रघुनाथ सिंह को ही रतनपुर के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। भास्कर पंत ने मराठा हितों को देख रेख के लिए कल्याणगिरी गोसाई, तो इनके
दरबार में कल्याणगिरी गोसाई नामक प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं। मुख्तियार अर्थात प्रतिनिधि बनाया। रघुनाथ सिंह एवं कल्याणगिरी गोसाई के मध्य मतभेद होने के कारण कुछ समय पश्चात ही कल्याणगिरी गोसाई को निकाल दिया जाता है। मोहन सिंह ने रतनपुर राज सत्ता की लालसा में बलवा मचाने अर्थात हटाने का प्रयास किया रघुनाथ सिंह को, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे क्षुब्ध होकर मोहन सिंह नागपुर चला गया और रघुजी प्रथम की सेवाकाई ग्रहण कर ली। तो ये जो है कहाँ चले जाते हैं, नागपुर और रतनपुर के रघुजी प्रथम के सेवा में लग जाते हैं। फिर 1745 ईस्वी में रघुजी प्रथम ने द्वितीय बंगाल अभियान के दौरान रतनपुर पर पुनः आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर मोहन सिंह को रतनपुर का शासन सौंप दिया। भास्कर पंत की 1744 से 45 में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय अलीवर्दी खां अर्थात बंगाल के शासक अलीवर्दी खां हैं, उन्होंने धोखे से मनकुटा नामक स्थान पर भास्कर पंत की हत्या करवा दिया जाता है बंगाल अभियान से लौटते के समय। ठीक, तो भास्कर पंत के संबंध में आप याद रखेंगे, द्वितीय बंगाल अभियान से लौटते समय इनकी हत्या करा दिया जाता है अलीवर्दी खां द्वारा। ठीक, अब यहाँ देखिए मोहन सिंह, तो मोहन सिंह जो है उनका शासनकाल 1745 से 1757 ईस्वी तक रहेगा। इनकी मृत्यु 23 जनवरी 1757 को होता है रतनपुर में। 23 जनवरी 1757। ये जो है मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। तो ये सब जो है हो गया रतनपुर के कलचुरी शासकों के संबंध में। इन सभी शासकों के आपको जो प्रमुख कार्यों हैं, उनके द्वारा स्थापत्य, उनके कार्यकाल, विजय अभियान, इन सभी को आपको याद रखना है। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप देखिए, एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखिए। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जरूर। धन्यवाद।